डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कालमों की अक़साम कितनी होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं। अब इसमें देखें, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर्स, तो सो ऑन इतनी अक़साम है जिनको हम वन बाय वन अब स्टडी करेंगे कि इनकी किस्में कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ये वो कॉलम होता है जिसमें टोटली एक कतार हो, यानी वन रो। कॉलमों की कोई तादाद की पाबंदी नहीं है कि कॉलम कितने होने चाहिए, लेकिन इसमें जो शर्त है, इसमें शर्त ये है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है या वो कॉलम होता है जिसमें सिर्फ एक कतार होती है। यानी अब हमारे पास अगर हम इसकी एग्जांपल दें, अब ये भी हमारा वन एक ही कतार है। अगर इसमें देखें, अब अगर हमारे पास तो एक कतार और तीन कॉलम बन गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यानी कॉलम की तादाद का कोई उसकी पाबंदी नहीं है। सबसे मेन जो इसमें इशू आ रहा है कि ये दूसरों से डिफरेंट, दूसरे टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस हैं उनसे डिफरेंट कैसे होगा रो मैट्रिसेस के। इसके जो कतारें हैं या कतारों की तादाद टोटल एक होगी, यानी इसमें सिर्फ एक कतार होगी, तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब अगर नीचे आ जाए, नीचे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ये भी सेम उसी तरीके से, अब इसमें नाम से ही ज़ाहिर हो गया है कॉलम मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसमें टोटल एक कॉलम होगा। इसमें कतार की कोई पाबंदी नहीं है कि कतारें कितनी हैं, लेकिन क्या है, कॉलम एक होना चाहिए। अब इसकी अगर एग्जांपल हम दें तो देखें, सबसे पहले जो ऊपर वाला हमने लिखा हुआ है, इसमें अगर देखें एक कतार है, अगर ऊपर से नीचे आए तो एक ही कॉलम हमारा बन रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। इसी तरीके से 2, 3, 4 को अगर एक कॉलम की शक्ल में ले आए तो आप देखें इसमें कतारें कितनी बन रही हैं, 1, 2, 3, लेकिन कॉलम क्या है, हमारा एक ही है। और सेम 2 और 3 को अगर हम एक ही कॉलम में ले आए, अब देखें इसकी कतारें कितनी बन गई हैं, 2, कॉलम कितना है, 1। तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिसमें एक कॉलम हो, कतारें चाहे 2 हों या 3 हो, 1 हो, उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। आगे हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है या वो कॉलम होते हैं जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो। यानी अगर एक कतार है तो 2 कॉलम हों, यानी अगर एक रो है तो कॉलम 2 हों। अगर एक रो है तो कॉलम की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसमें अगर हम ऊपर वाली ही एग्जांपल्स में से अगर ले लें तो इसमें अगर हम चेक करें तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स हमारी कौन सी हैं। अब पहले में अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉलम भी एक है और कतार भी एक है, ये तो हमारा नहीं हो सकता रेक्टेंगल मैट्रिक्स। दूसरे को अगर चेक करें तो इसमें अगर देखें तो हमारे जो कतारें हैं, नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 3 है और कॉलम हमारा कितना है, 1। अब इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से अगर साथ वाली एग्जांपल पे आ जाएं जो हमने कॉलम मैट्रिक्स के लिए दी थी, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या था कि एक कॉलम होना चाहिए और कतार चाहे 1 हो या 2 हो, जितनी भी हों। अब इसमें देखें 2 कतारें हैं और एक कॉलम है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनीशन है वो भी यही है कि आपके पास ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, उसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें हम यही एग्जांपल पुट कर सकते हैं कि ये हमारे क्या है, ये भी हमारी है रेक्टेंगल,
और इसी तरीके से ये नेक्स्ट जो हमने ऊपर लिखी हुई है ये भी हमारी रेक्टेंगल है। अब नीचे क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें आपके कॉलम और कतारों की तादाद आपस में बराबर हो। अब इनकी एग्जांपल देखें। इसकी एग्जांपल क्या है? 1 1 ऊपर हमने लिखा हुआ था, इसमें एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, यानी 1 रो एंड 1 कॉलम। अब उसमें यह है कि ये हमारा इक्वल हो गए हैं, कतारें और कॉलमों की तादाद बराबर हो गई है। और इसी तरीके से अगर हम आगे दो कॉलम बन गए हमारे, इसी तरीके से हम 2 कतारें बना लेते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अब डेफिनेशंस के अंदर जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है उसमें उसने आर्डर भी लिखा हुआ है। आर्डर का तरीका हमने पढ़ा था कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। अब अगर हम इसी का आर्डर निकालें इस मैट्रिक्स का, तो इसमें हमारे पास कितनी कतारें हैं? पहले कतारों की तादाद रोज़ की लिखी जाती है, ये है हमारे पास 1 और 2, तो हम लिखेंगे 2 बाय के आगे। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2, ये भी 2, यानी 2 बाय 2 है, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम में बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो ये मैट्रिक्स या ये कॉलम हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाए नीचे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी जो ऐसा कॉलम जिसमें आपकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो, इसमें कोई कॉलम या कतार का कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी है। सिर्फ ये है कि जितनी भी एंट्रीज हैं उसके अंदर, जितने भी ऐसे समझे अदद की पोजीशन है, सब के ऊपर ज़ीरो लगा हुआ है। अब अगर इसी की एग्जांपल हम ऊपर वाले उसको देखते हुए पुट कर दें, ये हमारे पास हो गया। इसी तरीके से ये हमारा 2 2 वाले में हो गया है, और ये हमारा हो जाएगा 3 कॉलम और 1 कतार में, यानी वो कॉलम जिसमें तमाम एंट्रीज़, ये हमारी एंट्रीज़ है, इसमें 1 है, इसमें 4 एंट्रीज़ हैं, इसमें हमारे पास 3 एंट्रीज़ हैं, ये टोटल ज़ीरो हो तो उसे हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो अब आगे देखें हमारे पास क्या है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का अगर हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव मैट्रिक्स कौन से होगा? अब इसमें यह है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए हमारे पास है 3 2 1 0 5। अब इसमें अगर हम चेक करें, अब इसका हमें अगर कहा जाए, जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है आपके जो एक्सरसाइज में होंगे, कि आप एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका आप नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें, यानी उसका नेगेटिव मालूम करें। अब यही इसकी डेफिनेशन भी यही सेम होगी और इसका जो मेथड है वही इसकी डेफिनेशन है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स, एक ही नेगेटिव मैट्रिक्स वो होगी जिसके साइंस टोटल चेंज हो। साइन क्या होते हैं? अलामतें, यानी जो ए के अंदर जो चीज़ पॉजिटिव है या प्लस में है उसमें नेगेटिव लगा होना चाहिए जो नेगेटिव में। अब इसी का एग्जांपल, अब ए इसका नेगेटिव उस वक्त होगा जब हमारे पास, अब यहाँ पहले 3, यहाँ 3 प्लस का है, यहाँ माइनस का आ गया, यहाँ 1 प्लस का है, यहाँ भी माइनस आ गया, -2 -5। अब इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नेगेटिव मैट्रिक्स है ए की। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स वो होती है जिसको अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में प्लस करें तो हमारे पास जो हासिल आए वो नल या ज़ीरो आ जाए मैट्रिक्स या कॉलम,
वो हमारा होगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर बी कॉलम है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं -4, 3, -5 और 6 है। अब इसका माइनस कैसे आएगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगी, इस नेगेटिव मैट्रिक्स में इसके लिए ये है कि हमारे पास साइन चेंज होने चाहिए, यानी अलामतें। अब देखें यहाँ -4 है तो यहाँ हमारे पास +4 आना चाहिए, नीचे -5 है तो ये हमारा 5 आना चाहिए, इधर +3 है तो ये हमारा -3 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 है तो ये हमारा -6 हो जाएगा। यानी साइन उनके चेंज हो गए हैं। तो इस अब साइन चेंज कैसे हुई हैं, अलामतें माइनस वाले प्लस हैं, प्लस वाले माइनस है। अब जैसे ही हम इस माइनस वाले को बी को इसमें प्लस कर देंगे तो इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, ये हमारा नल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स किस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन में है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसका आप ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ये होता है कि हमने क्या करना होता है कि जो हमारे मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, जो कॉलम में गिवन होता है, उसके रोज़ को हम कॉलम में तब्दील कर देते हैं, यानी कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दें या कॉलमों को कतारों में, यानी एक ही बात हो जाती है। जैसे ही आप चेंज करेंगे सेम मैट्रिक्स आपके पास हासिल होगी, जो चाहे आप कतारें चेंज करें या कॉलम चेंज करें। तो जो भी मैट्रिक्स हमें इस चेंज से हासिल होगी उसे हम कहते हैं, ये हमारी क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यानी उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में यह है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाए जो आपको गिवन थी, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी आपके पास जो कॉलम दिया हुआ है आपने उसका ट्रांसपोज लिया, उसकी कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया, कतारों को कॉलम बना दिए, लेकिन उसके तब्दीली के बावजूद भी फिर दोबारा आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। उसमें एग्जांपल आप देखें हमारे पास सिमेट्रिक में क्या एग्जांपल है। अब हमारे पास मैट्रिक्स M है, इसमें एंट्रीज हमारे हैं 1 2 3 2 -1 4 3 0 3 4 0। अब ये हमारे पास एंट्रीज हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारी जो मैट्रिक्स गिवन है M, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखें हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम क्या करते थे, M के ऊपर लिखेंगे T। इसमें हमने करना क्या होता है, अब ये हमारे पास पहली कतार है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। पहली कतार को हम पहला कॉलम बना देते हैं, ये हमारे पास आ जाए 1 2 3। अब क्या करेंगे, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देंगे 2 -1 4। अब तीसरी को हम तीसरा कॉलम बना देते हैं, ये आ जाएगा 3 4 0। अब ये हमने ट्रांसपोज ले लिया M का, जो M हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी उसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने से भी यही साबित हुआ कि हमारे वही मैट्रिक्स हासिल हुई है जो हमें गिवन थी, जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे थे। तो अब कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगी जिसका ट्रांसपोज लें और वही की वही मैट्रिक्स वापस बन जाए, तो हम उसे कहेंगे वो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी वो हमारी क्या कहलाएगी, जब किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वही का वही कॉलम वापस आ जाए, तो उसे हम कहेंगे ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक कॉलम है। अब सिमेट्रिक कॉलम है यानी ये हमारी M की जो हमने T निकाला है ये इक्वल हो गया है
एम के। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बरअक्स आप देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कौन सी होगी। उसमें यह है कि हम जिस जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका हम ट्रांसपोज लें। अगर ट्रांसपोज लेने से हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हासिल होता है, यानी अगर हमारे पास एक कॉलम हमारे पास ए गिवन है, इसमें हमारी एंट्रीज हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। अगर ये हमें दिया हुआ है कॉलम, अगर हम इसी का ट्रांसपोज लें ए का, ठीक है, ए का ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ए की टी लिखेंगे। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कतार को हम कॉलम बना देते हैं। अब 3 कतारें हैं तो 3 पहली कतार को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरे को हमने दूसरा बना दिया, तीसरे को हमने तीसरा कॉलम बना दिया। अब हमने क्या किया है, कतारों को हमने कॉलमों में तब्दील कर दिया है। अब जितनी पहली कतार पहला कॉलम, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब हमने ये देखना है क्या हमारा जो कॉलम ए दिया हुआ था उसका जो हमने ट्रांसपोज लिया है क्या वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या थी कि अगर एंट्रीज जो ए के अंदर हैं जो प्लस के अंदर दी हुई हैं, यानी जिनका अलामत जिनके आगे प्लस की है तो ट्रांसपोज के बाद उसकी नेगेटिव में आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो ट्रांसपोज लिया है वो नेगेटिव के इक्वल है। और जो सिमेट्रिक है हमारी जो अपना मैट्रिक्स है जो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखें 0 0 का तो कोई भी साइन नहीं है। अब 2 है, 2 वहाँ प्लस में है या माइनस में है, 3 प्लस में था माइनस में आ गया है, 2 माइनस में था प्लस में आ गया है, 0 0 प्लस का 1 है माइनस का हो गया है, 3 माइनस का था ए में, ए के ट्रांसपोज के बाद प्लस का आ गया है, 1 माइनस का था 1 प्लस का आ गया 0। यानी तमाम एंट्रीज के साइन जो हैं या अलामतें हैं वो तब्दील हो गई हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए की टी हमने हासिल हुआ है वो इक्वल है -a के, यानी इसके नेगेटिव के। तो अब उस वक्त कोई भी कॉलम स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा जब उसका ट्रांसपोज लें, और ट्रांसपोज लेने से वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के आ जाए इक्वल, तो हम कहेंगे कॉलम हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आगे देखें नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि हमारे पास जो गिवन है हमारा, सबसे पहले तो ये देखिए डायगोनल होता क्या है। डायगोनल ये होता है कि हमारे एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स कहते हैं कोन को। ये समझे हमारी रेक्टेंगल है, अब ये इसका वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। आमने सामने वाले वर्टेक्स को जब सीधी लाइन से यानी अगर मिला दें तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, अब वो एंट्रीज जो इस डायगोनल के ऊपर होंगी, अब इस कॉलम में अगर उसकी डेफिनेशन को पढ़ा जाए तो उसमें वो वाज़ेह कह रहे हैं कि आपके पास एक कॉलम हो और उसमें कम से कम ये डायगोनल्स वाली एंट्रीज जो है उनमें कोई एक अदद या एक एंट्री, कम से कम एक एंट्री जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी भले तमाम 0 हो जाए, यानी तमाम एंट्री 0 हो, लेकिन डायगोनल्स में कम से कम एक एंट्री ऐसी खड़ी हो जो नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो होने के लिए ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि अगर ये देखें, अब हमारे पास डायगोनल, अगर हम ऊपर वाली जो मैट्रिसेस हमने बनाई हुई है इसमें अगर डायगोनल्स की एंट्रीज हम चेक करें तो वो हमारी कौन सी आती हैं, ये वाली एंट्रीज हमारी डायगोनल्स में होंगी, और इसमें भी ये हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं। ऊपर वाले में हमारे पास देखें ये हमारी डायगोनल एंट्री हैं। अब इसमें वही बात हो रही है कि ये भले बाकी तमाम 0 हों,
एंट्रीज, लेकिन जो डायगोनल की एंट्री है उसमें कम से कम एक ऐसा अदद होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, एक एंट्री ज़ीरो ना हो। इसमें तमाम ज़ीरो है, इसमें हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, डायगोनल है। लेकिन ये है कि ऊपर वाले में जहाँ हमारे पास एक कम से कम एंट्रीज, अब देखें इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। अब देखिए हमारे पास डायगोनल्स क्या बन रहा है, हमारा डायगोनल हमारा है, ये एंट्रीज हमारी डायगोनल्स हैं। ए के अंदर डायगोनल एंट्रीज हमारी 1 2 एंड 3 है। हमने खुद कहा है डायगोनल हमारा क्या होता है, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाने वाला, या इस कोने को उस कोने से मिला रहे हैं। तो अब इसमें शर्त ये है कि वो कालिब डायगोनल मैट्रिक्स या कालिब कहलाएगा, कम से कम डायगोनल के अंदर एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी भले तमाम के तमाम ज़ीरो हो जाए। अब इसमें देखें डायगोनल्स में तमाम एंट्रीज ज़ीरो नहीं है। अब अगर इसमें हम डायगोनल्स में तमाम हम ज़ीरो लगा देते हैं एक के अलावा, तो अब देखें डायगोनल्स हमारा क्या बन गया है, ये बन गया है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त क्या है कि डायगोनल्स के अंदर कम से कम आपकी एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, यानी उसमें ज़ीरो ना हो। अब इसमें देखें ये भी हमारी डायगोनल है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास भी एक ऐसी एंट्री खड़ी हुई है जो डायगोनल्स के अंदर जो ज़ीरो नहीं है। अगर इसको भी हम ज़ीरो कर देते फिर ये डायगोनल ना रहता। कम से कम एक होना चाहिए। अगर तीनों अगर एंट्रीज भी ज़ीरो नहीं है, बाकी ज़ीरो है, फिर भी हमारा जो कालिब है वो डायगोनल कालिब ही कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अब आगे देखिए हमारे पास क्या है, स्केलर। देखिए हमारे पास आगे नेक्स्ट जो है हमारी टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और एक और हमारी है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, यानी ये तीन जो हैं इनका एक दूसरे के साथ आपस में बड़ा रिलेशन है। वो कैसे देखें, अब स्केलर की मैट्रिक्स की डेफिनेशन में वो क्या कहें कि स्केलर कालिब वो कालिब होगा जिस वो डायगोनल कालिब होगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें डायगोनल, अब डायगोनल का लफ्ज़ आ गया है, पहले ही हमारे जहन में आ जाने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि डायगोनल मैट्रिक्स तो वो होगी जिसमें डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी तमाम ज़ीरो हो। अब इसमें ये कहा गया है कि एक तो ये डायगोनल है, डायगोनल कैसे है, उसमें अगली वो शर्त बता रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगी इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें अब शर्त ये रखी हुई है कि डायगोनल्स के अंदर तमाम जो एंट्रीज हैं वो एक जैसी हों। अब कैसे एक जैसे हो, आप देखें एग्जांपल में अगर हम लिख रहे हैं 1 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें आप ये हमारा डायगोनल हो गया। अब डायगोनल के अंदर देखें हमारे तमाम तीन एंट्रीज हैं, ये तीन की तीन 1 है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे जो डायगोनल्स की एंट्रीज हैं वो सेम है। अब डायगोनल कैसे है कि इसके अंदर उसमें शर्त थी कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसमें हमारे तीनों नॉन ज़ीरो है, कोई मसला नहीं है, ये हमारा डायगोनल हो गया, डायगोनल की डेफिनेशन पे आ गया। अब स्केलर मैट्रिक्स किस वक्त डायगोनल कहलाता है, जब उसके डायगोनल्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो सेम हो। अब इसमें हमारी सेम है। अब इसी तरीके से अगर दूसरी एग्जाम्पल इसकी अगर हम देख लें तो आप 2 0 0 2 0 0 0। अब इसमें भी अगर देखें तो हमारे पास क्या है, डायगोनल के अंदर सेम एंट्रीज हैं, यानी इस स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है जिसके डायगोनल्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो एक ही अदद लगा हुआ
यानी 1 है तो 1 2 3 4 5 जो भी है वो सेम होना चाहिए। अब देखें नेक्स्ट जो हमारी रह गई है टाइप, वो है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें देखें ये क्या है, अब ये भी आपकी वही डायगोनल से ली है। सबसे पहली शर्त क्या है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें डायगोनल्स की एंट्रीज, डायगोनल्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम 1। अब इसमें देखें है डायगोनल में तो ये होता है कि डायगोनल्स के अंदर कम से कम एक अदद ऐसा होना चाहिए, जो हमने ये कहा था कि एक अदद हमारा ऐसा होना चाहिए डायगोनल्स के अंदर जो 0 0 ना हो। लेकिन आप देखें ये हमारा डायगोनल की डेफिनेशन आ गई है कि इसमें डायगोनल्स के अंदर एक अदद ऐसा खड़ा हुआ है जो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं कहला इसको कह सकते हम, इसको हम स्केलर नहीं कह सकते। क्यों? स्केलर में ये था कि तमाम एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अब इसमें सेम नहीं है, या तो फिर तमाम में एक एक लगा होता, या तमाम में 2 2 3 3 जो भी लगा होता, जो भी अदद इस्तेमाल हो रहा है वो एक ही होता, लेकिन ये ज़ीरो ना हो। क्यों? डायगोनल्स की डेफिनेशन में फिर गड़बड़ हो जाती है कि डायगोनल्स पे वो पूरा नहीं उतरता। अब इसमें यह है कि आइडेंटिटी में क्या है कि जो डायगोनल्स की एंट्रीज़ हैं उसमें ये शर्त है कि वो टोटल की टोटल 1 हो। अब उसमें देखें ए हमारे पास अगर मैट्रिक्स उस वक्त आइडेंटिटी कहलाएगी जब उसके डायगोनल्स के अंदर सेम 1 हो। एक तो एंट्रीज डायगोनल्स के अंदर 1 है, तमाम एंट्रीज जितनी है 1 है। अब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या हमारी आइडेंटिटी है। अब दूसरी इसकी एग्जांपल देखें, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 1। अब इसमें अगर चेक करें तो डायगोनल हमारा कौन सा होगा, ये हमारा डायगोनल है। अब इस डायगोनल के अंदर भी क्या है, हमारे पास 1 1 मौजूद है। तो अब हम इसको भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। यानी अब बी जो यूनिट हमने लिया है कालिब, इसके अंदर भी देखें तो डायगोनल्स के जो एंट्रीज़ हैं वो 1 1 है। अब इसे भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। जहाँ भी आपको ये कहा जाए कि आप बताएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो उसमें आपने ये देखना है कि तो डायगोनल्स के एंट्रीज़ हों वो तमाम की तमाम 1 हों, बाकी तमाम 0 हो सकती हैं।